पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में जानेंगे। दो या दो से अधिक प्रशासनिक इकाइयों की संरचना और उसके कार्यों की तुलना तुलनात्मक लोक प्रशासन कहलाता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोक प्रशासन को परंपरागत अध्ययन क्षेत्र व पुरानी अध्ययन प्रणालियों की सीमाओं से बाहर लाकर उसके क्षेत्र को विस्तृत करना व नई समस्याओं के अनुरूप नई मान्यताओं को स्थापित करना था। लोक प्रशासन की अवधारणा को छोड़कर समाज की वास्तविक समस्याओं के अध्ययन को आवश्यक माना गया। यानी कि लोक प्रशासन की जो अवधारणाएं थी उन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, बल्कि समाज की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनके अध्ययन को आवश्यक माना गया और उन समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किए गए। तुलनात्मक लोक प्रशासन में विश्व के विभिन्न देशों में कार्यरत सरकारी प्रशासनिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी कि विश्व के विभिन्न देशों में जितने भी सरकारी प्रशासनिक प्रणालियां हैं उनका आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यह तुलना अंतर्राष्ट्रीय होने के साथ साथ राष्ट्रीय भी हो सकती है। वर्तमान में तुलनात्मक दृष्टिकोण व्यापक हो गया है, जिसमें आज विभाग, संगठन, निगम, संस्कृति, बजट तथा प्रशासनिक घटकों को सम्मिलित किया गया है। यानी कि आजकल सभी संगठनों, निगमों, संस्कृति, बजट सभी का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के उद्देश्य यथार्थवाद की खोज करना, सब संरचनाओं में और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का यथार्थवादी परीक्षण करता है तथा जो लोक प्रशासन व नीति निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यानी कि यह सभी संरचनाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का परीक्षण करता है जो कि लोक प्रशासन और नीति निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रशासन को वैज्ञानिक बनाने पर बल देता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के माध्यम से पूर्वानुमान, सामान्यीकरण, प्रतिमान और सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है जो सामूहिक रूप से लोक प्रशासन को वैज्ञानिक अध्ययन में सहायता कर सकते हैं। यानी कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य प्रशासन को वैज्ञानिक बनाना है। विभिन्न प्रशासनिक प्रणालियों और मॉडलों का तुलनात्मक अध्ययन करके यह पता लगाना है कि उनमें से किस परिस्थिति में सफल होगी या असफलता मिलेगी। विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करके उनकी समस्याओं का अध्ययन करना। इसके अंतर्गत लोक प्रशासन को स्वतः अध्ययन विषय के रूप में प्रस्थापित करने पर बल दिया गया। यानी कि लोक प्रशासन को एक अलग अध्ययन विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने पर बल दिया गया। रॉबर्ट डहल ने लिखा था कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा तब तक उसका विज्ञान होने का दावा खोखला ही बना रहेगा। यानी कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का मतलब और उद्देश्य है कि आपस में अलग अलग देशों के प्रशासन की तुलना करके प्रशासन में सुधार करना और जहाँ पर जो मॉडल अच्छा है उसको एक्सेप्ट करके उन्हें बाकी देशों में भी लागू करना उनकी परिस्थितियों के अनुसार। यही तुलनात्मक अध्ययन का या तुलनात्मक प्रशासन का उद्देश्य है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोण। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के दो दृष्टिकोण हैं, व्यापक दृष्टिकोण और सीमित दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण में सरकारी अभिकरणों, व्यापारिक निगमों आदि सभी का अध्ययन किया जाता है, जबकि सीमित दृष्टिकोण में निश्चित रूप से किसी एक संगठन में उसके अनुभव और उसकी परिस्थिति का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र। तुलनात्मक लोक प्रशासन को रिक्स ने 3 भागों में बांटा है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, अंतर्देशीय क्षेत्र और अंतर सांस्कृतिक क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 2 देशों के प्रशासन, उनके अंगों या घटकों की तुलना की जाती है। अंतर्देशीय क्षेत्र में एक ही देश के 2 राज्यों या 2 क्षेत्र में स्थित प्रशासनिक घटकों की तुलना की जाती है। अंतर सांस्कृतिक क्षेत्र में 2 भिन्न भिन्न संस्कृतियों में स्थित एक ही प्रशासन की तुलना की जाती है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के उपागम। तुलनात्मक लोक प्रशासन के विभिन्न उपागम हैं। सबसे पहले नौकरशाही उपागम। इसके प्रतिपादक मैक्स वेबर हैं। इसमें नौकरशाही के आधार पर अनेक तुलनात्मक अध्ययन किए। व्यवहारवादी उपागम। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मानव व्यवहार के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा तथ्य व आंकड़े एकत्रित करने हेतु वैज्ञानिक पद्धति पर बल दिया जाता है। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण प्रक्रिया में व्यवहारवादी अध्ययन पर जोर दिया। आज्ञा व्यवस्था उपागम। यह प्रशासनिक व्यवस्था के विभिन्न भागों, भूमिकाओं, व्यक्तियों के बीच संबंधों का परीक्षण करता है। चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन का अध्ययन व्यवस्थावादी उपागम से करने का प्रयास किया। विकास उपागम। विकास प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह उपागम प्रशासनिक व्यवस्था को विकास व गतिशील
के परिप्रेक्ष्य में देखता है, जिसका जोर लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा परिवर्तनशीलता पर है। यानी कि विकास प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है लक्ष्यों को प्राप्त करना और उसके अकॉर्डिंग उनमें परिवर्तन करना, उसके अकॉर्डिंग परिस्थितियों में परिवर्तन करना। पारिस्थितिक उपागम। पारिस्थितिक उपागम का प्रतिपादन फ्रेडरिक्स ने किया। इसमें प्रशासनिक प्रणाली व संरचना पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था के प्रभाव तथा इन पारिस्थितिक संरचनाओं पर प्रशासनिक प्रणाली के प्रभाव पर बल दिया गया। यानी कि प्रशासन का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्या प्रभाव पड़ता है और इन संरचनाओं का, राजनीतिक संरचनाओं का, आर्थिक संरचनाओं का प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रशासन का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इनका प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर बल दिया गया। प्रशासन का अध्ययन पर्यावरण के अनुसार किया जाना चाहिए। रिक्स ने अपनी पुस्तक अ ट्रेंड इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तुलनात्मक लोक प्रशासन की 3 प्रवृत्तियों के बारे में बताया। पहली प्रवृत्ति है आइडियलिस्टिक टू बिहेवियरल। परंपरागत लोक प्रशासन में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने पर विशेष बल दिया जाता था। अब आनुभविक अध्ययन महत्वपूर्ण हो गए हैं। आइडियोग्राफिक टू नोमैथेटिक। परंपरागत लोक प्रशासन के अध्ययन एंडोग्राफिक थे, यानी कि किसी विशेष घटना, समस्या, राष्ट्र या जीवनी से संबंधित थे, जबकि अब अध्ययन नोमैथेटिक हैं, अर्थात सामान्य अध्ययनों का महत्व है। नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल। परंपरागत अध्ययन गैर पारिस्थितिकीय थे, अर्थात प्रशासन और पर्यावरण के अंतर संबंधों को अनदेखा किया जाता था। यानी कि प्रशासन और पर्यावरण के में क्या संबंध है, इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता था। रिक्स के अनुसार अब प्रशासनिक संरचनाओं पर पर्यावरण का असर पड़ता है, यानी परिस्थितियों का संरचनाओं पर प्रभाव पड़ता है। तो इसी कारण से प्रशासन के अध्ययन के लिए वहाँ के पर्यावरण का भी अध्ययन किया जाना चाहिए कि पर्यावरण का क्या प्रभाव प्रशासनिक संरचनाओं पर पड़ रहा है। ये थी आज की वीडियो तुलनात्मक लोक प्रशासन।